देखिए ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है क्लास 12 के लिए। ये जो सैंपल पेपर दिया है सीबीएसई बोर्ड ने उसके क्वेश्चन है, ठीक है। ये सैंपल पेपर से होता है ना कि क्वेश्चन उससे भी आ जाते हैं या फिर एक पैटर्न बता देता है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। वैसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उसी से पता चल जाता है। फिर भी जब सैंपल पेपर आता है तो संभावना रहती है कि कम से कम 4-5 क्वेश्चन इससे मिल जाए मिलने को, और मिलने को तो एक मिलेगा और नहीं मिलने को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक आइडिया दे देता है कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछना चाहता है, और इम्पॉर्टेंट है ये अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड में। जैसे अभी हम क्या है एमसीक्यू के 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन करा रहे हैं। इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं 18। तो क्वेश्चन होते हैं असर्शन और रीजन के। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ए है। इसके बाद कहा जा रहा है कि ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई किया जा रहा है एडजॉइंट ऑफ ए से। तो हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, देन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ए जो दिया गया है 1, बी दिया गया है 2025 प्लस आई, आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सी दिया गया है 2025 का स्क्वायर प्लस 45, और डी ऑप्शन है 2025 प्लस 2025 का स्क्वायर। हमें बताना है। देखो सबसे पहले हमें एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी नहीं याद है तो फिर हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। पहली प्रॉपर्टी ये होती है, क्या होती है, देखो सॉल्यूशन में देखो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास कहीं पर भी एडजॉइंट और ए हमारा मैट्रिक्स है, दूसरा क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है यानी मैट्रिक्स और एडजॉइंट का मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये किसके बराबर आता है, हमेशा के लिए याद रखना। ये वैल्यू हमारी किसकी इक्वल आती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे बात ये याद रखना, जिस ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है, जिस ऑर्डर का हमारा गिवन मैट्रिक्स ए है, उसी ऑर्डर का हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो जितना ऑर्डर इसका होगा उसी ऑर्डर को माना जाएगा। इसका ऑर्डर कितना है, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर है 3x3। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानेंगे उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3x3 होगा। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें निकालना है और हमारे पास गिवन भी ये है। यहाँ से क्या करेंगे, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे 2025 को हम बाहर ले लेंगे। 2025 को देखो, किसी भी मैट्रिक्स से अगर कोई टर्म हमें कॉमन लेना होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसके सारे एलिमेंट से कॉमन आना चाहिए तभी ले सकते हैं। वही केस अगर डिटरमिनेंट का होता है तो क्या होता है, किसी रो या किसी कॉलम से भी ले सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ से 2025, यहाँ से 2025, यहाँ से 2025 कॉमन आ जाएगा। बाकी जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई ऐसा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ये हमारा कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा मैट्रिक्स बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारा आंसर क्या इसका आएगा, 2025 इंटू आई। ये किसका आया, ये हमारा, ये हमें पता चल गया कि जो हमारे पास ए और एडजॉइंट ऑफ ए है वो बराबर किसका होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आ गया मेरे पास रिजल्ट। इतना तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमारे पास निकालना किसका आंसर है, इसका आंसर निकालना है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी और याद होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कहीं पर भी डिटरमिनेंट हमें निकालने को कह देता है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हमें डिटरमिनेंट निकालने के लिए कह देता है क्वेश्चन, क्या कहता है कि हमें डिटरमिनेंट निकालना है किसका, एडजॉइंट ऑफ ए का, तो कुछ नहीं होता, सेम आंसर आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। वही कहते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लें, लेकिन क्या है, उसकी पावर में क्या करेंगे, जो भी ऑर्डर है उसको एक कम कर देंगे। यानी इन दोनों का जो ऑर्डर होगा, जो मैट्रिक्स हमारे पास है उसका जो ऑर्डर होगा उसमें उसकी पावर में चढ़ाना है, लेकिन एक कम करके। क्या याद रखना है कि अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए का क्या निकालना है, डिटरमिनेंट, तो हम क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, उसकी पावर क्या चढ़ा देंगे, जो हमारे पास ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है,
जो गिवन मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है उसमें एक कम कर देंगे। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी तभी हमारी लागू होगी जब हमारे पास गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर में n और m बराबर हो जाता है तो इससे रिजल्ट में इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन m और n अलग अलग हो जाएगा तो ये हमारा गलत होगा। तो याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में लगता है, और गिवन मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो ये आना चाहिए। अब हमें क्या करना है, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें पता चल गई कितना है 205 कंपेयर करने के बाद एक तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पता चल गई। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकला है 2025, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, ये होगा 2025 डिटरमिनेंट ऑफ ए, और पावर में क्या आएगा क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 है, यानी एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एन की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का मतलब हो गया 2, तो यहाँ से हमारे पास जो ये निकल के आएगा 2025 की पावर 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आना चाहिए ऑप्शन डी। देखो ये समझाने में टाइम लगा, लेकिन क्वेश्चन देखते ही हमारा आंसर आ जाता। कैसे आ जाता कि हम ये देखते हैं कि हाँ ये कंडीशन दी गई है, यहाँ से हम 2025 कॉमन ले लेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें पता चल जाएगा। ठीक, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने निकाल लिया इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, फिर उसके बाद हमें ये पता है जब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो जो भी डिटरमिनेंट हमारा निकला है उसमें पावर एक कम कर देनी है, तो बस इसको लेके जब करेंगे तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, हमसे ये कह रहा है कि एज्यूम करना है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी क्या है, मैट्रिसेस है, एक बात। दूसरा क्या है, ऑफ ऑर्डर कितना है उनका 2 क्रॉस n, यानी एक्स का ऑर्डर हमें कितना दिया हुआ है, एक्स का ऑर्डर हमें दिया हुआ है 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख देते हैं जिससे 2 क्रॉस n। दूसरी बात, y का ऑर्डर कितना दिया हुआ है हमारे पास, y का ऑर्डर हमारे पास दिया हुआ है 3 क्रॉस k, 3 क्रॉस के दिया हुआ है। इसके बाद क्या है, जेड का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, ये किस सीक्वेंस में दिया हुआ है, जेड का ऑर्डर हमारे पास दिया हुआ है 2 क्रॉस पी, 2 क्रॉस पी दिया हुआ है। इसके बाद क्या है, डब्लू का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, डब्लू का ऑर्डर हमारे पास गिवन है, डब्लू का क्या ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस सॉरी n क्रॉस 3। और लास्ट में क्या है, पी का ऑर्डर कितना है, पी का ऑर्डर हमारे पास गिवन है, ये पी का ऑर्डर होगा लास्ट में स्मॉल p इंटू के, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली मतलब सीक्वेंस से दिया गया है जैसे हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, देन द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड एज। कुल मिला के ये पूछ रहा है हमसे कि जो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है पी और वाई का, फिर उसके बाद डब्ल्यू वाई का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इनका एडिशन किया जा रहा है, तो इनका ऑर्डर क्या होगा, इनकी कंडीशन क्या हो सकती है, इनका एडिशन कब हो सकता है, एडिशन कब हो सकता है, जब पहली बात तो इनका क्या हो, इस पी वाई का ऑर्डर और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर बराबर होगा, तभी दो मैट्रिक्स ऐड होते हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी हो सकता है कि जब इन दोनों का एडिशन क्या हो, सॉरी इन दोनों का ऑर्डर क्या हो, पी वाई का ऑर्डर सेम हो डब्ल्यू वाई के, तभी हो सकता है। अब हमें ऑर्डर देखना है क्या हो सकता है, इसके लिए हमें ऑप्शन दिया गया है कि ए की वैल्यू ये, पी सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम देखते हैं क्या हो सकता है। देखो हमारे पास क्या है, पी वाई कैसे निकल सकता है, पी और वाई, तो यहाँ पे लिख लो पी और वाई। ठीक है, पी वाई में पी का ऑर्डर कितना है, पी का ऑर्डर हमारे पास है स्मॉल पी और के, एक बात। वाई का ऑर्डर कितना है, वाई का ऑर्डर हमारे पास, वाई का ऑर्डर है 3 क्रॉस के है। ठीक है, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब के और 3 आपस में बराबर हो। क्यों? क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, के की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो के की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, इसके बाद जो पी वाई निकल के आया पी इंटू वाई, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पी वाई का ऑर्डर हो जाएगा पी क्रॉस के, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, एक बात याद रखना। तो हमें क्या है, पी वाई का ऑर्डर, पी
और k का ऑर्डर हमें पता चल गया। अब सुनो, इसके बाद क्या है, w और y, यहाँ पे w और y मल्टीप्लाई हो रहा है। w का ऑर्डर कितना है, w का ऑर्डर हमारे पास है n क्रॉस 3 और y का ऑर्डर कितना है, y का ऑर्डर हमारे पास है 3 क्रॉस k। अब हमें क्या निकालना है कि इनका ऑर्डर क्या होगा, w इंटू वाई का, w इंटू वाई का ऑर्डर क्या होगा, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं तो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इनका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 बराबर 3 है, कोई दिक्कत नहीं, n के ऑर्डर कितना हो गया, n क्रॉस k हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का एडिशन करेंगे, यहाँ पे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, इन दोनों का ऑर्डर लिख दो। इसका ऑर्डर कितना निकला है, अभी ये ऑर्डर निकालने हैं पी क्रॉस के, और इसका कितना ऑर्डर निकालने हैं, एन क्रॉस के, इसका कितना निकालना है, एन क्रॉस के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, के और एन आपस में क्या है, बराबर है, के और एन बराबर होंगे तभी इनका एडिशन हो सकता है। इसके अलावा पी और के भी बराबर होने चाहिए, पी और के भी बराबर होने चाहिए तभी इनका एडिशन भी हो सकता है, और इनका ऑर्डर कितना हो जाएगा, पी क्रॉस के हो जाएगा। ठीक है, एन बराबर के आना चाहिए एक बार, पी और के बराबर आना चाहिए, यानी पी और एन भी बराबर होना चाहिए, सब आपस में बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास पी की वैल्यू कहाँ पे एन के बराबर आ सकती है, पी की वैल्यू एन के बराबर कहाँ आ सकती है, पी की वैल्यू एन के बराबर यहाँ आ सकती है। क्यों, समझ रहे ना, अगर हमें दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो उस केस में दोनों मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम का मतलब है वो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब हो सकता है, जब p n के बराबर हो जाए, p क्या हो जाए, p हमारा n के बराबर हो जाए स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। दूसरा, k के बराबर तो रहेगा ही, k बराबर k दिया हुआ है, केवल p और n बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा। और k की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, कितना निकाला था, 3 निकाला था। तो ऑप्शन में हमें ऐसे जाना है जहां पर p की वैल्यू n के बराबर हो और k की वैल्यू 3 हो। तो कोई ऑप्शन है, केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए। समझ गए, देखो मल्टीप्लाई में अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, दो मैट्रिक्स हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उस केस में स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी नहीं है अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास है, उनका एडिशन करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो उस केस में दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा, ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हमारा उनका एडिशन नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब एडिशन करते हैं तो इक्वल पोजीशन वाले एलिमेंट की इक्वल पोजीशन से एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो मल्टीप्लाई संभव है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या आएगा, ए आ जाएगा। अब इसमें देख लो, ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें लास्ट है ये क्वेश्चन, इसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे। देखो इसमें क्या है हमारे पास, द इंटरवल इन विच द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू e की पावर x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग है, कब होगा, एक कंडीशन ये दी गई है कि हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है उसकी लिमिट क्या है, ऑप्शन 1 से लेके इनफाइनाइट तक, फिर -1 से लेके 0 तक, फिर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, और 0 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, e की पावर x है। ठीक है, e की पावर x, अगर ये हमारा फंक्शन क्या है fx इज इक्वल टू क्या है, सोल्यूशन है ये e की पावर x है। अगर ये फंक्शन हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीजिंग करने का मतलब है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी f डैश x ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अगर इंक्रीज कर रहा है ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे f डैश x निकाल लेते हैं। f डैश x इज इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर x, क्योंकि जब e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं तो सेम ही आता है। इसकी वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए 0 से बड़ी आनी चाहिए, 0 से बड़ी आनी चाहिए, यानी यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 -1 -2 -3, e की वैल्यू कुछ भी रखोगे, सॉरी x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, ये जो e की पावर में x है, इस वजह से ये फंक्शन जो हमारा हमेशा 0 से बड़ा आएगा। सॉरी, इसकी जो वैल्यू हम रखेंगे e की पावर -1, तो ये क्या आ जाएगा, 1/e आ जाएगा। फिर उसके बाद e की पावर -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/e की पावर 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या रखेंगे, e की पावर क्या रखेंगे, e की पावर हम रखेंगे -3,
तो ये आ जाएगा 1/e⁻³ आ जाएगा। फिर e⁻1 रखेंगे, यानी x की जगह 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, e⁻1 आ जाएगा। फिर e⁻2 रखेंगे, यानी x की पावर 2 रखेंगे, x/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये e² आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कुछ भी ले लें, x की वैल्यू माइनस ले लें, प्लस ले लें, पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव ले लें, ठीक है, कुछ भी ले लें, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। और हमने बताया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देता रहेगा, कुछ भी वैल्यू हम x की रखें, क्योंकि x पे डिपेंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो रेंज होगी वो -∞ से +∞ होगी, क्योंकि इसने पूछा है, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो -∞ से +∞ तक कुछ भी रखें। कैसे, क्योंकि हम यहाँ पर x की वैल्यू चाहे निगेटिव रखें, चाहे पॉजिटिव रखें, चाहे कुछ भी रखें, चाहे फ्रैक्शन रखें, कैसा भी कंडीशन रखें, ये वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, f' हमेशा पॉजिटिव आएगा। और यही हमारा केस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है, ठीक है। इस वजह से ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो हम बता देंगे x की वैल्यू कुछ भी रखें, हमें कोई ऐसा पड़ने वाला नहीं है। ये एक ऑप्शन केवल यही ऐसा है जहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रखा जाए, सब इंक्लूड कर लेगा। बाकी में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये फिर 1 से लेके स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 0 भी रख सकते हैं, जब e⁻0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है, 0 से ज़्यादा है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा। ये 3 क्वेश्चन थे सैंपल पेपर के। अब आगे जो आएंगे वो 3 क्वेश्चन फिर आएंगे, ठीक है। अब चलो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।